नमस्ते, सदा वत्सले मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों स्वागत है आप सबका टेक्निकल अस में। शुरू करते हैं आज के डिफेंस समाचारों को। दोस्तों पहली खबर की बात करते हैं तो वो आ रही है AK-203 राइफल को लेकर। दरअसल जिस तरीके से अटकलें लगाई जा रही थी कि AK-203 राइफल का जो निर्माण जो भारत में होना है उस सौदे को और देरी हो सकती है। ऐसे में दोस्तों ये भी कहा जा रहा था कि कहीं AK-203 राइफल की जो डील है वो कैंसिल ना हो जाए, लेकिन क्लैशनिकोव के अधिकारियों ने कहा कि क्लैशनिकोव ने भारत को 70,000 राइफल्स का बैच डिलीवर किया है, जो कि एक बड़े AK-203 ऑर्डर के तहत है। साथ ही उन्होंने कहा कि इंडो रशियन राइफल प्राइवेट लिमिटेड AK-203 का उत्पादन करेगी और 2022 के अंत से ये जो जॉइंट वेंचर है वो शुरू हो जाएगा। और यही नहीं, अगले 3 सालों में ये जॉइंट वेंचर पूर्ण पैमाने पर AK-203 का उत्पादन भी करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो जरूरी उपकरण है यानी कि इंस्ट्रूमेंट्स हैं उन्हें जल्द भारत भेजा जाएगा। इसके अलावा क्लैशनिकोव भारत में AK-203 की जो प्रोडक्शन यूनिट है उसका भी सेटअप करेगा। इसके अलावा उन्होंने कहा कि रशियन इंजीनियर्स ने पहले ही भारतीयों को इस राइफल के निर्माण की ट्रेनिंग भी दे दी है और इस फैक्ट्री में एक छोटी टेस्टिंग रेंज भी होगी, जहां पर आर्म फोर्सेस इसे खरीदने से पहले या इसकी डिलीवरी लेने से पहले इनका टेस्ट करेगी। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि DRDO से आ रही है। बता दें कि DRDO की सेंटर फॉर एयरबॉर्न स्टडीज और भारतीय वायुसेना 6 और नेत्रा मार्क 1 एयरबॉर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स को खरीदने जा रही है, जो कि एम्बरर 145 प्लेटफॉर्म पर आधारित होंगे, जिससे कि भारतीय वायुसेना की जो नेत्रा मार्क 1 की संख्या है वो 9 के करीब हो जाएगी। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ जो प्राइवेट सेक्टर की फर्म है LK इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड नेत्रा मार्क 2 के UHF, VHF और L बैंड और एंटीने का फैब्रिकेशन शुरू कर दिया है, जो कि 6 A319 बेस्ड एयरक्राफ्ट में लगाए जाएंगे, जिसे कि वर्तमान में DRDO एयरबस के साथ इन्हें मॉडिफाई कर रहा है। दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं तो भारतीय नौसेना की SSBN पनडुब्बियों को लेकर आ रही है। दोस्तों अब ये कहा जा रहा है कि 7,000 टन की S4 न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन का अब जल्द ही समुद्री परीक्षण किया जाएगा 2023 के मध्य से। वहीं दोस्तों S4 स्टार SSBN को भी ड्राई डॉक से 2023 के मध्य में बाहर लाया जाएगा और फिर इसे फिटिंग आउट डॉक में ले जाया जाएगा, जहां पर इसमें सिस्टम्स का अंतिम इंटीग्रेशन किया जाएगा। बता दें कि S4 और S4 स्टार SSBN ये दोनों ही पनडुब्बियां भारत के न्यूक्लियर बैलिस्टिक सबमरीन प्रोग्राम के दूसरे चरण को पूरा कर देंगी और उसके बाद भारत यहीं रुकने वाला नहीं है। इसके बाद ये जो प्रोग्राम है उसे अगले स्तर पर ले जाया जाएगा, जहां पर S5 क्लास की SSBN बनेगी, जिसका डिस्प्लेसमेंट करीबन 13,500 टन का होगा और इसमें 16 मर्फ क्षमता वाली K6 SLBM को भी लगाया जाएगा। दोस्तों बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि तेजस फाइटर जेट को लेकर आ रही है। कहा जा रहा है कि HAL अब पूरी तरीके से तैयार है रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ तेजस फाइटर जेट की डील को करने के लिए, और अब मलेशिया का एक हाई लेवल डेलीगेशन सितंबर के महीने में भारत आएगा। इस सितंबर महीने में ही तेजस फाइटर जेट की डील पर साइन कर दिया जाएगा। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा भारत तेजस लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट के साथ साथ यहाँ पर एविएशन मैनेजमेंट ट्रेनिंग, मेंटेनेंस, रिपेयरिंग और ओवरहॉल, इसके अलावा वहाँ की जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग है उसे भी सपोर्ट करेगा। और यही नहीं, HAL रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के Su-30 MKM और हॉक ट्रेनर जो एयरक्राफ्ट है उन्हें मेंटेन भी करेगा और उसे अपग्रेड भी करेगा। कहा यह जा रहा है कि मलेशिया भारत की तरफ इसीलिए आकर्षित भी हो रहा है क्योंकि तेजस में अलग अलग तरीके की मिसाइलों को लगाया जा सकता है, खास करके एयर टू एयर मिसाइल, एयर टू ग्राउंड जो हथियार है उन्हें लगाया जा सकता है। और इसके अलावा तेजस फाइटर जेट का जो ओपन आर्किटेक्चर है उसे देखते हुए मलेशिया इस फाइटर जेट में रशियन और नाटो स्टैंडर्ड की जो हथियार है उन्हें लगा सकता है। ये नहीं दोस्तों, भारत चाहता है कि तेजस डील होने के बाद रॉयल मलेशियन एयरफोर्स के साथ उनके जो Su-30 फाइटर जेट्स हैं उन पर भी ब्रह्मोस A एयर लॉन्च वर्जन को लगाने की पेशकश करेगा, जिसके बारे में कल के डिफेंस अपडेट में मैंने बताया कि ब्रह्मोस A को अब भारत और रशिया एक्सपोर्ट भी करेंगे, खास करके उन देशों को जो कि Su-30 के ऑपरेटर्स हैं। दोस्तों अगली खबर HAL से आ रही है। बता दें कि हिंदुस्तान 228 एयरक्राफ्ट जो है उसकी एक्सपोर्ट की बड़ी संभावना को देखते हुए अब HAL ने एक रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल जारी किया है एक फॉरेन कंसल्टेंट के लिए, जो कि हिंदुस्तान 228 की मार्केटिंग करेगा इंटरनेशनल मार्केट में। और यही नहीं दोस्तों, HAL अब इस एयरक्राफ्ट का एक एम्बिवियस वेरिएंट भी तैयार करा है, जिसे कि नागरिक और जो डिफेंस सेक्टर है उनके लिए भी उपलब्ध कराया जाएगा। बढ़ते अगली खबर की तरफ, जो कि रशिया से आ रही है। दोस्तों रशिया के रॉसबोरोन एक्सपोर्ट ने अपने पहले T-14 मेन बैटल टैंक के एक्सपोर्ट वर्जन को रोल आउट कर दिया है और उन्होंने कहा कि करीबन 6 देश T-14 टैंक पर अपनी रुचि दिखा रहे हैं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि रशिया ने भारतीय सेना के रिक्वेस्ट फॉर इंफॉर्मेशन का भी जवाब दिया था अपने T-14 के साथ, और ये जो RFI थी भारतीय सेना की तरफ से जारी की गई थी उसमें 1700 फ्यूचर रेडी कॉम्बैक्ट व्हीकल की
खरीद के लिए थी, जिसे कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रूट के तहत किया जाना है। दोस्तों अगली खबर रक्षा मंत्रालय से आ रही है। चीन और पाकिस्तान को लेकर भारत की एक और बड़ी तैयारी शुरू हो चुकी है। दरअसल सरकार की ओर से अब भारतीय सैन्य बलों को इमरजेंसी में खतरनाक हथियार खरीदने को लेकर जल्द ही अधिकार दिए जा सकते हैं। दोस्तों अगर ऐसा होता है तो भारतीय सैन्य इन हथियारों को सीधे तौर पर तेजी से खरीद पाएंगे। कहा जा रहा है कि इन अधिकारों के तहत सैन्य बलों को यह अधिकार मिल जाएगा कि वे जरूरत पड़ने पर कोई भी हथियार और उपकरण खुद से खरीद सकेंगे। दरअसल दोस्तों ये पहली बार नहीं हो रहा है। इससे पहले ये जो अधिकार था वो 2016 में उरी सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी आया था। उस समय भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव काफी बढ़ गया था। इसके बाद मई 2020 में चीन के साथ जब एलएसी पर तनाव शुरू हुआ तो इन अधिकारों के कारण भारतीय सैन्य बलों को स्थिति से निपटने में काफी मदद भी मिली थी। कहा जा रहा है कि इमरजेंसी में हथियार खरीदने के अधिकार को अंतिम रूप अगले हफ्ते रक्षा मंत्रालय की तरफ से दे दिया जाएगा। और इस इमरजेंसी हथियार खरीदने से सबसे बड़ी बात यह है कि जंग के समय किसी भी स्थिति से निपटने में काफी तेजी से मदद मिलेगी और पुराने के साथ साथ नए हथियारों को खरीदने का भी अधिकार मिल जाएगा। दोस्तों इससे पहले जो सैन्य बलों को अधिकार मिले थे उसमें करीबन 300 करोड़ रुपए तक के रक्षा उपकरण खरीदने के लिए जो हमारे आर्म फोर्सेस हैं वो डील कर सकती थी और इसी के तहत खरीदे गए सैन्य उत्पादों की डिलीवरी 3 महीनों से लेकर 1 साल की समय अवधि के अंदर ही मिलने का प्रावधान था। इससे पहले भारतीय वायुसेना और थल सेना को इजरायली हेरॉन ड्रोन भी मिले हैं। इन ड्रोन को एलएसी पर तैनात भी किया गया है। इनके जरिए चीनी गतिविधियों पर नजर रखी जा रही है। बढ़ते अगली खबर की तरफ। दरअसल दोस्तों नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में इंडियन नेशनल आर्मी का भारत में कोई युद्ध स्मारक नहीं है और इस सेना में जो दिग्गज थे उनके बच्चों और पोते पोतियों ने भारत में एक उपयुक्त स्मारक के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी से अनुरोध किया है। दोस्तों मैं बताना चाहूंगा कि सिंगापुर और मलेशिया में 2 आईने के युद्ध स्मारक स्थित हैं, लेकिन भारत में आईने का कोई युद्ध स्मारक नहीं है। ये दोस्तों अपने आप में एक बहुत बड़ी बात कही जा सकती है। इतने सालों से इस विषय पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। दोस्तों इसके अलावा आईएनए के जो दिग्गज थे उनके परिवार वालों ने कहा है कि राजपथ का नाम बदला जाना चाहिए और इसका नाम आजाद हिंद मार्ग रखा जाना चाहिए। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के सामने इस बात को लेकर जाएंगे। बता दें कि भारत सरकार पहले ही इंडिया गेट इलाके में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की मूर्ति लगाने का फैसला कर चुकी है और ये अगले 2 महीने में हो जाएगा। दोस्तों एक बात और मैं आपको बताना चाहूंगा कि मेरे नाना जी वे भी इंडियन नेशनल आर्मी में अपनी सेवाएं दे चुके हैं। हालांकि उनको गुजरे काफी वक्त हो चुका है, लेकिन मुझे काफी गर्व होता है कि मेरे परिवार को एक महान सेना नायक के साथ काम करने का मौका मिला। साथ ही साथ दोस्तों मैं आर्मी बैकग्राउंड की फैमिली से आता हूँ। बताना चाहूंगा कि मेरे पिताजी भी गढ़वाल राइफल से रिटायर्ड हैं। मेरे दादाजी भी आर्मी में रह चुके हैं, तो एक पूरा खून सेना के लिए मेरी रगों में भी दौड़ता है। दोस्तों अगली खबर भारतीय वायुसेना से आ रही है। बता दें कि भारतीय वायुसेना ने शनिवार को एक इजरायली नागरिक को बचाया है जो कि मारका घाटी में ऊंचाई वाले इलाके में बीमार हो गया था। वायुसेना उसको लेह लेकर आई है। बता दें कि भारतीय सेना की उत्तरी कमान ने जानकारी दी है कि इस वक्त भारतीय सेना ने लद्दाख के बर्फ से ढके क्षेत्र में 14,000 फीट से 18,000 फीट की ऊंचाई वाले कठिन इलाकों में ट्रैकिंग अभियान चलाया। 14 सदस्यीय टीम ने 12 दिनों में 213 किलोमीटर की यात्रा पूरी की है। अगली खबर दोस्तों पाकिस्तान को लेकर आ रही है। भारतीय सेना के हथियारों से पाकिस्तान काफी डरा हुआ है और डर का आलम दोस्तों ये है कि वे बिना किसी वजह से भारत पर बेवजह ये आरोप लगा रहा है कि भारत का निरंकुश तरीके से हथियार जुटाना क्षेत्र में असंतुलन पैदा कर रहा है। ये बात दोस्तों पहली बार नहीं बोली जा रही है पाकिस्तान की तरफ से। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तान ये बातें बोल चुका है, लेकिन फिर दोबारा उसने इस बात को कहा है और उसने कहा है कि शांति और स्थिरता को भारत खतरा पहुंचा रहा है। दोस्तों भारत की ताकतवर मिसाइलों और जंगी जहाजों के दबाव में आकर वो चीन से चले हुए सेकंड हैंड हथियारों को मजबूरन आयात करता है। बता दें कि पाकिस्तान की तरफ से ये जो बयान आया है वो उनके विदेश कार्यालय से आया है और पाकिस्तान के विदेश कार्यालय के प्रवक्ता ने बताया कि भारतीय वायुसेना के द्वारा पंजाब के आदमपुर और हलवारा वायुसेना स्टेशन पर S-400 रूसी मिसाइल रक्षा प्रणाली की तैनात की पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी टेंशन है, जो कि पाकिस्तानी सीमा से करीबन 90 से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके अलावा इस प्रवक्ता ने भारत पर आरोप लगाया कि हथियारों की होड़ पाकिस्तान के लिए लंबे समय से चिंता का विषय रही है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने दोस्तों आगे बताया कि भारत ने जो भी सैनिक क्षमता हासिल की है उसका करीबन 70% हकीकत में पाकिस्तान के खिलाफ उसे तैनात किया गया है। इसीलिए पाकिस्तान का इस विषय पर चिंतित होना स्वाभाविक है। यानी कि दोस्तों पाकिस्तान की एक तरफ जो हालत कंगाली की वजह से खराब हो रखी है, दूसरी तरफ वो भारत के हथियारों को देखकर इतना डर रहा है कि भारत को ही उल्टा बोल रहा है कि शांति और स्थिरता को भारत खतरे में डाल रहा है। दोस्तों बढ़ते अगली खबर की तरफ। दरअसल भारत के दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए कानपुर OFC ने पिनाका रॉकेट लॉन्चर तैयार कर लिया है, जो कि पलक झपकते ही दुश्मन पर काफी तेजी से और सटीक हमला करने में सक्षम है। कहा जा रहा है कि इसके सिस्टम को कुछ हद तक इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि ये दुश्मन के हमले का
काफी तेजी से और सटीक तरीके से जवाब दे सकता है। कानपुर स्थित एडवांस वेपन इक्विपमेंट इंडिया लिमिटेड की यूनिट कानपुर ओएफसी ने घातक पिनाका मार्क 1 एनहांस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर तैयार किया। सेना को यूजर ट्रायल के लिए 30 रॉकेट भी दे दिए गए हैं, जिनकी मारक क्षमता 45 किलोमीटर तक है और ये पिनाका मार्क 1 से 7 किलोमीटर अधिक दूरी तक मार करने में सक्षम है। बता दें कि रॉकेट लॉन्चर में फ्यूज, वॉरहेड, रॉकेट मोटर, स्टेबलाइजर इसका मुख्य भाग है। स्टेबलाइजर रॉकेट को स्थिर और सटीकता के साथ लक्ष्य पर दागने में मदद करता है। एक लॉन्चर में 12 रॉकेट लगाए जा सकते हैं। कहा यह जा रहा है कि सेना अभी मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर मार्क 1 का इस्तेमाल करती है। आधुनिक रॉकेट लॉन्चर से सेना की ताकत में काफी इजाफा हो जाएगा। बता दें कि जून के अंतिम सप्ताह में 30 मार्क 1 एनहांस मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर सेना को यूजर ट्रायल के लिए दे दिए गए हैं। पोखरण में इनका परीक्षण किया जाना है। गाइडेड रॉकेट लॉन्चर पर भी डीआरडीओ काम कर रहा है और पिछले साल अक्टूबर में इसका परीक्षण भी किया गया था। इसकी मारक क्षमता 72 किलोमीटर होगी और इसका निर्माण भी जल्द शुरू होने वाला है। तो दोस्तों, ये थे अभी तक के टॉप डिफेंस और स्पेस अपडेट्स। वीडियो के संबंध में कोई प्रश्न, जवाब या आपका कोई सवाल है, कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। चैनल जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।